डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ की। जैसे आप सबको पता होगा, कोई भी एक डिफाइन इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे जूरिस्ट ने, काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग टाइम पीरियड पे डिफ़ाइन किया है अपने हिसाब से इंटरनेशनल लॉ को। तो वो उन्होंने कैसे कैसे डिफ़ाइन किया है वो समझेंगे, और आज की डेट में कौन सी एक सटीक डेफिनेशन इंटरनेशनल लॉ की हम डिराइव कर सकते हैं उनकी दी हुई डेफिनेशन से। तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। ये एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, हमेशा आता है इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। और वो इंपॉर्टेंट जूरिस्ट कौन कौन से वो लोग हैं इंपॉर्टेंट, जिनको हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। और अगर देखिए आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको इससे हेल्प मिले, तो यार ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चलिए ऐसे ही बने रहिए और पढ़ते रहिए। First of all, there is no single universally accepted definition of international law, though some good attempts have been made in that direction. कोई भी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट्स काफ़ी सारे हुए हैं। अब इन अटेम्प्ट्स को हम बांट देते हैं तीन ग्रुप्स में, कि एक हो गए क्लासिकल थिंकर्स, जो भाई थोड़ा पुराने टाइम के हैं, अपने हिसाब से उन्होंने सोचा। फिर आए मॉडर्न थिंकर्स, और एक होते हैं मिडिल थिंकर्स, जो कि दोनों को लेके चलते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं। तो हम तीनों ही कैटेगरीज में से कुछ कुछ जूरिस्ट, इंपॉर्टेंट जूरिस्ट की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, एंड फिर जो आज की डेट पे बिल्कुल सटीक डेफिनेशन बैठती है उसको हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इज क्लासिकल थिंकर्स। क्लासिकल थिंकर्स में तीन आपको पढ़ने हैं बेसिकली, ओपनहाइम, J.L. ब्रैडली एंड हॉल। ठीक है। ओपनहाइम कहते हैं कि देखो, लॉ ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ, ये दोनों चीज़ें इन्होंने ही बोली है, इज अ नेम for the body of customary and conventional rules which are considered legally binding by the civilized states in their intercourse with each other. इंटरनेशनल लॉ उस बॉडी का नाम है, ठीक है, उस बॉडी ऑफ कस्टम्स का नाम है, उस कन्वेंशनल रूल्स का नाम है, विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग, जो हम मानते हैं कि ये लीगली बाइंडिंग होंगे बिटवीन सिविलाइज्ड स्टेट्स। इन्होंने एक टर्म यूज किया है, सिविलाइज्ड स्टेट्स, इसको आप ध्यान में रखना। इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर, एक दूसरे से, कोई भी दो सिविलाइज स्टेट है, मान लीजिए, पहले तो सिविलाइज स्टेट क्या है, ये एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। तो पर इन्होंने बोला कि जो भी सिविलाइज स्टेट होंगे ना, वो आपस में क्या रिलेशन रखते हैं, क्या रूल्स बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ। तो ये हो गए क्लासिकल थिंकर के फर्स्ट, तो ये एक डेफिनेशन हो गई। सेकंड, ब्रैडली बोलते हैं कि देखो, इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन विच आर बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज स्टेट्स इन देयर रिलेशन विद वन अनदर। इन्होंने भी सेम ही बोला। तो मतलब ये आप ऐसे याद कर सकते हो, अगर आपको मैच द फॉलोइंग आता है किसी एग्जाम में, या फिर आपको याद रखना है, तो सिविलाइज्ड स्टेट बोलेंगे मोस्टली क्लासिकल थिंकर्स, ठीक है ना, सिविलाइज्ड स्टेट। अब सिविलाइज्ड क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, वो ऐसे कोई एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है, पर सिविलाइज्ड वर्ड इन्होंने यूज़ किया है स्टेट्स के साथ। ठीक है। ब्रैडली कहते हैं इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स, वो बॉडी ऑफ रूल्स है, वो प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है, जो कि बाइंडिंग होते हैं सिविलाइज स्टेट पर इन द रिलेशन विद वन अनदर। ये उसे बाइंडिंग बता रहे हैं उन रूल्स को, कि ये कुछ बाइंडिंग रूल्स होंगे जो कि सिविलाइज स्टेट एक दूसरे से रिलेशन के दौरान यूज़ करते हैं। तीसरे आते हैं हॉल। ये भी कहते हैं देखो, इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ सर्टेन रूल्स of conduct which modern civilized state regard as being binding on them in their relations with one another. हॉल कहते हैं इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ सर्टेन रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट, कुछ सर्टेन रूल्स हैं, वो कुछ कॉन्डक्ट की कुछ रूल्स बनाए गए हैं मॉडर्न सिविलाइज स्टेट्स द्वारा, जो कि वो उन पर बाइंडिंग है एक दूसरे से रिलेशन के दौरान। ठीक है। इनकी डेफिनेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक वर्ड बिल्कुल कॉमन है, वो है सिविलाइज स्टेट का यूज़। ये आपको ज़रूर पकड़ के रखना है। ठीक है। ये हो गए क्लासिकल थिंकर्स। आगे चलते हैं। अब आए मॉडर्न थिंकर्स। मॉडर्न भाई बिल्कुल मॉडर्न सोचते हैं, मतलब ये क्लासिकल थिंकर के बिल्कुल ऑपोजिट हो गए। देखते हैं कौन है। चार्ल्स जी फेनविक, ये कहते हैं भाई इंटरनेशनल लॉ जो है ना, मे बी डिफाइन एज बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एंड स्पेसिफिक रूल्स है। वो जनरल प्रिंसिपल, ये जनरल प्रिंसिपल बता रहे हैं, और वो कुछ स्पेसिफिक रूल हैं विच आर बाइंडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। सिविलाइज स्टेट नहीं बोला, क्या बोला, मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन देयर म्यूचुअल रिलेशन। म्यूचुअल रिलेशन हुआ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के वो मेंबर हैं, उन पर जो रूल बाइंड होते हैं वही इंटरनेशनल लॉ है। सिंपल। ठीक है।
द डेफिनेशन टेक्स इनटू अकाउंट द चेंजेस दैट हैव बीन टेकन प्लेस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है ना, पहले इन्होंने डेफिनेशन कुछ और दी थी, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इनकी डेफिनेशन थोड़ी उन्होंने उस हिसाब से चेंज करी। द वर्ड मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या क्या होगा। स्टेट्स आएंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आएंगे, इंडिविजुअल्स आएंगे एंड नॉन स्टेट एंटिटीज़ भी आएंगी। ठीक है ना, तो इन्होंने डिफाइन किया है कि देखो मैंने बोल दिया ना कि ये किस पर लगेगा, ये लगेगा मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी पे। और मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या है, वो ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है, इनका कहना काफ़ी हद तक आज की डेट से मैच करता है। ठीक है, अब आए हमारे श्वार्ज़ेनबर्गर, ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ लीगल रूल्स विच अप्लाई बिटवीन, किसके बीच में लगेगा, sovereign states and such other entities as have been granted international personality। इंटरनेशनल लॉ वो लीगल रूल्स हैं जो कि अप्लाई होता है बिटवीन सॉवरन स्टेट, सॉवरन वर्ड यूज़ किया इन्होंने, एंड सच अदर एंटिटीज़ एज हैव बीन रिगार्डेड इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। सॉवरन स्टेट्स पे जो रूल लगते हैं वो है इंटरनेशनल लॉ, और कुछ इंटरनेशनल पर्सनैलिटी पे जो रूल लगते हैं वो है इंटरनेशनल लॉ। इन्होंने 2 वर्ड यूज़ करे हैं, सॉवरन स्टेट पे और इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। ठीक है ना, तो ये है मॉडर्न थिंकर्स। अब मिडल थिंकर्स, ये थोड़ा बैलेंस में है। इनमें आते हैं हांस कैल्सन, जो कहते हैं स्टेट लॉ अप्लाइज ऑन इंडिविजुअल्स डायरेक्टली। ठीक है ना, वेराज इंटरनेशनल लॉ में अप्लाई ऑन इंडिविजुअल्स थ्रू द मीडियम ऑफ स्टेट। ये कुछ इस तरीके से बोलते हैं, इनकी जो बात है ध्यान से समझना। ये कहते हैं स्टेट लॉ जो होता है ना वो इंडिविजुअल्स पे डायरेक्टली लगता है, वेराज इंटरनेशनल लॉ जो होगा ना वो अप्लाई ऑन इंडिविजुअल्स थ्रू द मीडियम ऑफ स्टेट लगेगा। अगर इंडिया के किसी एक इंडिविजुअल पे इंटरनेशनल लॉ लगाना है तो हम बेसिकली जो कटघरे में खड़ा करेंगे ना वो पूरे इंडिया को हम करेंगे। ठीक है ना, तो हम इंडिया को लेके चलेंगे, एक बंदा वो पूरा इंडिया को लेके चलेगा। ये होता है, इन्होंने अपना एक तरीके से बताया कि आज की डेट में हम इंटरनेशनल लॉ को मतलब कैसे समझते हैं। तो इनका कहना ये था कि स्टेट लॉ अगर आपका अंदर म्यूनिसिपल लॉ है बेसिकली तो वो इंडिविजुअल पे डायरेक्टली लगता है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ अगर इंडिविजुअल पे भी लगेगा तो वो थ्रू द मीडियम ऑफ स्टेट लगेगा। ठीक है, अब जेसप कहते हैं कि ही हैज़ ऑल्सो टेकन मिडिल पोजिशन बाय मैंशनिंग दैट इंटरनेशनल लॉ में ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू स्टेट in their mutual relation, but he is in the next breath adds that international law may also be applicable to certain interrelationship of individuals themselves। ये मतलब इंडिविजुअल पे दोनों फोकस करते हैं। तो मिडिल थिंकर्स बेसिकली क्या था कि पहले इंडिविजुअल्स को लेकर नहीं चलते थे। ठीक है ना, क्लासिकल में मॉडर्न वालों ने भी कवर किया, मिडिल थिंकर्स ने अपनी ये अप्रोच रखी। ठीक है, तो ये आप एज अ नोट्स बना लीजिए अगर इंटरनेशनल, क्योंकि ये डेफिनेशन का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके एग्जाम में, चाहे आप एलएलबी कर रहे हो या फिर आप कोई भी और एग्ज़ाम भी दे रहे हो, तो इंटरनेशनल लॉ का डेफिनेशन का जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो जेसप का आपने देख लिया और केल्सन का आपने देख लिया। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि डेफिनेशन गिवन बाय म्यूनिसिपल कोर्ट्स ने भी डेफिनेशन दी है। ठीक है ना, म्यूनिसिपल मतलब अपने अपने जो भी कंट्री के कोर्ट्स होंगे तो उन्होंने जो डेफिनेशन दी है टाइम पे, तो वो डेफिनेशन है, 3 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे आर वर्सेस केन का 1876 में चीफ जस्टिस लॉर्ड कॉलरिज कहते हैं कि द लॉ ऑफ नेशन इज दैट कलेक्शन ऑफ यूसेजेस विच सिविलाइज स्टेट हैव एग्रीड टू ऑब्जर्व इन द डीलिंग विद वन अनदर। ठीक है ना, ये वो यूजेज है, मतलब वो रूल्स हैं जिनको हम मतलब यूज़ करते हैं सिविलाइज स्टेट, और उन्होंने एग्री किया हुआ है हम इन रूल को यूज़ करेंगे आपस में। ठीक है ना, एक दूसरे के साथ डीलिंग में। तो ये हो गए हमारे इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन आर वर्सेस केन में। सेकंड है वेस्ट लैंड केस, इसमें बोलते हैं एल्वरस्टोन की इंटरनेशनल लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स टू विच नेशंस हैव अग्रीड टू कन्फर्म इन देयर कंडक्ट टुवर्ड्स वन अनदर। हम एक दूसरे के साथ कैसा कंडक्ट करेंगे वहाँ उस दौरान जो रूल्स हम एग्री कर रहे हैं कि ये इस रूल के दौरान हम एक दूसरे के साथ कोई भी चीज़, मान लीजिए आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसी और पार्टी के साथ और उसमें कुछ रूल्स लिखे। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ रूल्स होती हैं, तो वो क्या हो गया बेसिकली आप दोनों के बीच के एक लॉ हो गया। ठीक है, तो ये वही कहते हैं वही इंटरनेशनल लॉ होता है। अगर इंडिविजुअल की जगह स्टेट आ जाए तो वो हो गया इंटरनेशनल लॉ। अब एसएस लोटस केस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, इसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। इसमें बोला जाता है कि द प्रिंसिपल विच आर इन फोर्स बिटवीन ऑल इंडिपेंडेंट नेशन, ऐसे प्रिंसिपल जो कि सभी इंडिपेंडेंट नेशन के बीच में लगाए जाते हैं, वो होता है हमारा इंटरनेशनल लॉ।
तो इसमें बहुत ही सिंपल है और काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। तो ये है 3 डेफिनेशन म्युनिसिपल कोड्स की। अब देखिए कंक्लूजन क्या है। बेसिकली कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ द कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग बॉडी ऑफ नॉर्म्स, ये आप लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, दैट आर कॉमनली ऑब्जर्व बाय द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी in their relations with one another. These norms confer rights and impose obligations upon states and to a lesser extent upon international organizations and individuals. तो मोस्टली ये स्टेट्स पर लगता है और कुछ हद तक, सिर्फ कुछ हद तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे और इंडिविजुअल्स पे भी लगता है। तो ये होता है हमारा इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में अगर थोड़ा सा कहीं मिस हो गया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए एंड इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।